स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में ही है एंड उम्मीद है कि आप सभी की काफ़ी अच्छी तैयारी अभी तक हो गई होगी। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो गई हो, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने कॉपी रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि अपने आंसर ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करे, तो आपके उतने मार्क्स आएंगे ही नहीं जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं। क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी जो चेक होती है वो गवर्नमेंट टीचर करते हैं एंड वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही देखते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि इतने सारे बच्चों की कॉपी होती है एंड गवर्नमेंट टीचर वैसे ही कम होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के टीचर से कंपेयर करें, तो किसी को भी इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी वर्ड टू वर्ड चेक की जाए। वहाँ पर बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही देखी जाती हैं जो कि टीचर्स को कॉपी में दिख गई, तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं या फिर आपके मार्क्स काटे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा, यानी कि की पॉइंट्स या फिर आप इनको प्रो टिप्स मान सकते हैं, जो कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो करोगे, तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएँगे, आपके मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाएँगे। वही मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपको ये समझना होगा कि कॉपी रिप्रेजेंटेशन का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कॉपी रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बस अच्छी हैंडराइटिंग है एंड हमें कॉपी सजा के आनी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है कॉपी रिप्रेजेंटेशन से, ना ही आपको कॉपी सजा के आनी है, ना ही आपको मेहंदी वगैरह की डिज़ाइन बना के आनी है पेपर में। कॉपी रिप्रेजेंटेशन का सीधा सा मीनिंग है कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो कॉपी है वो सिस्टमैटिक दिखनी चाहिए। अब वो सिस्टमैटिक कैसे दिखेगी उसी के मैं आपको आगे पॉइंट्स बताऊँगा। अपन एग्ज़ाम के स्टार्टिंग से एंड तक बात करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इमेजिन कीजिए कि अभी आप अपना एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आ गया है, आंसर शीट भी आ गई है। फर्स्ट काम आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में जो एंट्री होती है फ्रंट पेज पर उसको भरने का करना है। एंट्री कैसे भरनी है इस बार, क्योंकि इस बार आपकी ओएमआर शीट आएगी। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपका टाइम खराब ना हो। पूरी एंट्री भरने के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर अच्छे से रीड करना है। उसमें आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, जिनमें आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, उन क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। छोटा-सा कहीं पर टिक कीजिएगा जो कि किसी को दिखे ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टिक नहीं कर सकते हो। अब पूरे पेपर का स्ट्रॉन्ग पोर्शन टिक करने के बाद आपको अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी ओपन करनी है। एक साइड तो आपको मार्जिन दी रहेगी, पर दूसरे साइड आपको मार्जिन नहीं बनानी है। आप चाहे तो मार्जिन जितनी जगह राइट साइड में भी छोड़ सकते हैं, इससे टीचर्स को मार्क्स देने में आसानी होती है। सेकंड पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं उतारने हैं। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर से देखने हैं एंड उनके सिर्फ आंसर ही बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में मेंशन करने हैं। क्वेश्चन उतारने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, खासकर जो बच्चे 10th में होते हैं, वो डरते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो मार्क्स कट हो जाएँगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि आपको अपना पेपर कहाँ से करना स्टार्ट करना चाहिए, तो देखिए आपका जो पेपर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। स्टार्टिंग के 5 या 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ही आएँगे, तो कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में भी स्टार्टिंग में ही आप ऑब्जेक्टिव कर दें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एंड ऑब्जेक्टिव में वैसे भी आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। इससे टीचर को समझ में आ जाता है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है, उसी हिसाब से बच्चा करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव में भी आपको बस आंसर ही करने हैं, क्वेश्चन आपको नहीं उतारने, और जो मैच द पेयर्स होते हैं उसके आपको दोनों साइड के ऑप्शन उतारने पड़ेंगे, तभी आपके मैच द पेयर्स करेक्ट माने जाएँगे। अगर आपने एक साइड के उतार दिए, आंसर साइड के उतार दिए, तो कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाएँगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, वो है क्वेश्चन की हेडिंग। कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि उसके क्वेश्चन नंबर और उसकी हेडिंग आप सेंटर में मेंशन करें, जिससे कि समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। काफ़ी बच्चे मार्जिन के अंदर क्वेश्चन और आंसर मेंशन करते हैं, तो वो नोट्स वगैरह में ठीक होता है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में अगर आप सेंटर में मेंशन करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। जैसे आपको क्वेश्चन 5 करना है, तो आप ऐसी सेंटर में हेडिंग दे सकते हो कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, उसके नीचे से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो वो है क्वेश्चन का सीक्वेंस। अगर आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आंसर करते हो, यानी कि जैसा सीक्वेंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर कर रहे हो, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ, बच्चे ने पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट किए हैं। एंड जो कॉपी चेक कर रहा होता है, वो भी थोड़ा-सा फ्री होके कॉपी चेक कर पाता है, क्योंकि इसको ढूँढना नहीं पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे है, इस क्वेश्चन का आंसर उस पेज पे है। सीक्वेंस में आप करोगे, तो उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एंड वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, वो है आपकी हैंडराइटिंग। अब हैंडराइटिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, पर थोड़ी बहुत तो मैटर करती है। हैंडराइटिंग आपको उतनी तो अच्छी रखनी पड़ेगी कि टीचर की समझ में आ जाए। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग के चक्कर में पेपर धीरे-धीरे करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जमा-जमा के पूरा आंसर करेंगे, तो देखिए ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम कम भी पड़ सकता है एंड हो सकता है कि आपके आगे क्वेश्चन छूट भी जाए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, उतनी अच्छी रखिए कि टीचर को समझ में आ जाए। बाकी आपको टाइम भी मैनेज करना होता है, क्वेश्चन पेपर भी आपका बड़ा आता है, 23 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे पेपर में अगर आपने एक जैसी हैंडराइटिंग रखी, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि स्टार्टिंग के पेजेस में अच्छी हैंडराइटिंग रखी और आखिरी के पेजेस में आपने ऐसी हैंडराइटिंग कर दी, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, तो आपकी हैंडराइटिंग है वो भी खराब हो
जाएगी, फिर वो टीचर को समझ में भी नहीं आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपने पूरे पेपर में जहाँ-जहाँ पर भी हेडिंग यूज़ करी है, जिन भी क्वेश्चन में आपने हेडिंग दी है या फिर आपने जो क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है सेंटर में, उनको आप हाइलाइट करके ज़रूर से आइएगा, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड ये जो हेडिंग वगैरह आप हाइलाइट करोगे, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का मार्कर पेन यूज़ नहीं करना है, स्केच पेन यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। यहाँ पर आपको बस अपनी पेंसिल यूज़ करनी है, क्योंकि मार्कर वगैरह से कॉपी खराब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, वो है स्पेसिंग। हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको प्रॉपर स्पेस छोड़ने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एंड क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप बाउंड्री भी बना सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो एक प्रॉपर पार्टीशन भी दिखेगा हर एक आंसर का, एंड स्पेस का सही से यूज़ भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो आते हैं डायग्राम। अब जिन भी क्वेश्चन में डायग्राम है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि डायग्राम हमें किससे बनाने हैं। तो किसी भी तरह का डायग्राम बनाते टाइम आपको पेंसिल यूज़ करनी है, पेन वगैरह आपको यूज़ नहीं करने हैं। एंड जो भी डायग्राम आपने बनाया है, उसकी सारी चीज़ें शो होनी चाहिए, एंड नीचे डायग्राम का नाम होना चाहिए। ऐसे ही आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस आपको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं बताना है। डिफरेंस का फॉर्मेट ही होता है कि आप पार्टीशन करें, जिन भी टॉपिक्स में डिफरेंस पूछा है, दोनों साइड एक-एक टॉपिक ऊपर मेंशन करो, एंड उसके नीचे उसके पॉइंट्स मेंशन करो। ये सही तरीका होता है डिफरेंसेस का, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पैराग्राफ में आपको डिफरेंस नहीं बताना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने पैराग्राफ याद कर रखा है, तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में ही आंसर कर दो। पर कोशिश अगर आप ये करोगे कि आप पॉइंट्स में आंसर करो उसके, जितने नंबर का क्वेश्चन है, उतने ज़्यादा ही पॉइंट्स आप बना पाओ। क्योंकि थ्योरी में जो पॉइंट्स होते हैं, वो टीचर्स को ढूँढने होते हैं। पर अगर आप खुद ही पॉइंट में आंसर करोगे, यानी कि जो मेन-मेन चीज़ें हैं, वो आप पॉइंट्स में बता दोगे, तो टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो भी समझ जाएगा कि बच्चे का फोकस भी यही है कि थ्योरी से पेजेस नहीं बनने हैं, जितना पूछा गया है, उतना ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी के आपको पेज वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़-छोड़ के कर रहे हो आंसर, तो टीचर समझ जाएगा कि आप कॉपी भरने आए हो। एंड मैं आपको बता दूँ, पूरी कॉपी भरना ज़रूरी नहीं है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में। अगर आपका पूरा पेपर 20 पेज में भी हो जाता है, तब भी आपके मार्क्स नहीं काटे जाएँगे। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए हैं, तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएँगे। पेजेस भरने से किसी को मार्क्स नहीं दिए जाते। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि 32 पेज की कॉपी तो हम पूरे 32 पेज ही भर के आएँ। तो आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ़ 32 पेज की ही कॉपी है, उसी में आपको पूरा पेपर करना है। ज़्यादा आप जगह छोड़ोगे, तो हो सकता है कि कॉपी आपको कम पड़ जाए, एंड आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो पेजेस का भी ध्यान रखिएगा। यहीं पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आप पूरी कॉपी में जो भी रफ वर्क करोगे, वैसे तो अगर आप मैथ्स वगैरह में करते हो, या फिर साइंस वगैरह में, या फिर न्यूमेरिकल वगैरह में करोगे, तो कॉपी के पीछे का पेज आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर आप रफ वर्क मेंशन कर दीजिए, एंड पूरे पेपर का जितना भी रफ वर्क है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो भी आपको करके देखना है एक बार, उसको आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड एंड में आपको उस पेज को काट के आना है। रफ काम अगर आप ऐसे करोगे, तो वो ज़्यादा सही है। बाकी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन की साइड में कर देते हैं, या फिर वहीं पर काटा-पीटी कर रहे हैं, करके देख रहे हैं। तो ऐसे में जो आपकी कॉपी है, वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, एंड जो चेक कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि इस बच्चे को कुछ आता नहीं था, ये बार-बार करके देख रहा था। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो रफ वर्क है, वो आप पीछे के पेज पर कर सकते हैं, आखिरी में आप उसको काट के आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है स्टेप्स। आपने सुना होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग की जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे थ्योरी का हो या फिर मैथ्स का हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम स्टेप आप कर पाओ। आपका आंसर सही आता है, नहीं आता है, वो मैटर नहीं करता है। पर अगर आपकी स्टेप सही होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी स्टेप होंगी, उतने मार्क्स आपको दिए जाएँगे, एंड इससे टीचर को समझने में भी आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर आप पूरी स्टेप करते हो, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे का ये जो आंसर आया है, वो कहाँ से आया है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रट के जाते हैं, स्टेप वगैरह सब गायब कर देते हैं, आखिरी में बस उनका आंसर सही आ जाता है। तो ऐसे में भी आपके जो मार्क्स है, वो कट सकते हैं। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके, उतनी ज़्यादा स्टेप्स आप कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है मिस्टेक्स। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में अगर आप ज़्यादा काटा-पीटी करोगे, उससे भी एक सही इंप्रेशन नहीं जाता है। जितनी कम आपकी काटा-पीटी होगी, उतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक आपकी कॉपी दिखेगी। एंड अगर आपकी कहीं पर मिस्टेक हो भी जाती है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप काट के मत आइए, या फिर सही मत कीजिए। उस पे आप छोटा-सा कट मार के उसको काट सकते हैं। बाकी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उस पे पेन गूँथ देते हैं, तो उससे वो थोड़ा-सा अजीब और अनसिस्टमैटिक दिखता है। तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। मिस्टेक हो भी जाती है, थोड़ा-सा आप कट मार के आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा गूँथने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन में चार्ट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि कुछ पॉइंट्स वगैरह आते हैं, तो उनको आप चार्ट के फॉर्म में अगर शो करोगे, तो वो भी एक अच्छा दिखता है, पढ़ने में भी आसानी होती है। तो सीधी-सी बात ये है कि कॉपी आपको इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करनी है कि टीचर उसको जैसे ही ओपन करे, तो उसके माइंड पर प्रेशर ना आए। क्योंकि उसके माइंड पर प्रेशर आया, तो वो आपके मार्क्स उड़ा देगा। जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी, जितने आराम से वो चेक करेगा, उतने ही मार्क्स आपको दिए जाएँगे। पर जितना ज़्यादा आप उसको कॉपी में घुमाओगे-फिराओगे, वो उतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके आपकी कॉपी चेक करेगा, एंड उतने ही कम मार्क्स आपको देगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। एंड एक चीज़ सीक्वेंस के पॉइंट में मिस हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसी सीक्वेंस में आप कॉपी में आंसर करो। पर ये ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, उनको आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्वेश्चन के सीक्वेंस चेंज करें। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव आखिरी में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। पर जो सही था, जो सही तरीका है, वो मैंने आपको बताया।
बता दिया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।